द डीप डाइव के एक और नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम किसी किताबी सिद्धांत या पुरानी ऐतिहासिक घटना पर बात नहीं करने वाले। बिल्कुल नहीं। आज का विषय एकदम जमीनी है। हाँ, अक्सर हम न्यूज में देखते हैं ना कि अरे फलां अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया और अगले हफ्ते खबर आती है कि वो मजे से बाहर घूम रहा है। बाहर से देखने पर बहुत गुस्सा आता है। बहुत स्वाभाविक है। लगता है जैसे पूरा सिस्टम ही खराब है या पैसे वालों के लिए कानून अलग है। लेकिन आज हम नई दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दरवाजे खोलकर देखेंगे कि जज के सामने बैठकर असल में वहाँ क्या मजबूरियां, क्या नियम और क्या दलीलें काम करती हैं। सही कहा। हमारे पास 28 फरवरी 2026 का एक बिल्कुल आधिकारिक अदालती आदेश है। बेल मैटर नंबर 50/2026। ये मामला है सीबीआई बनाम ओम प्रकाश और ये फैसला दिया है स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट गगनदीप सिंह ने। हम इस पूरे दस्तावेज की परतों को खोलेंगे। यह एक बहुत ही सटीक विषय है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मिशन भी यही है कि हम उस कानूनी संतुलन को समझें जो अदालतों को बनाना पड़ता है। बिल्कुल। सोचिए, जब कानून की रक्षा करने वाला कोई पुलिस अधिकारी कथित तौर पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो अदालतें किस तरह से फैसला लेती हैं। एक तरफ हमारे संविधान में दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत का अधिकार होता है, हाँ, जो बहुत अहम है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध की संगीनता जो समाज को अंदर से खोखला कर रही है। न्यायपालिका इन दोनों के बीच कैसे एक बारीक लाइन खींचती है, यही हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की जमानत का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि हमारा सिस्टम कैसे सांस लेता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी के मुख्य किरदारों से मिलना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। हाँ, बताइए। एएसआई हैं और सबसे अहम बात, वो एक मामले के जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं। यानी उनके पास केस को बनाने या बिगाड़ने की ताकत है। एकदम सही। दूसरी तरफ है शिकायतकर्ता शाहबाज। शाहबाज का एक भाई है अरबाज, जो चोरी के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। अब आरोप यह है कि ओम प्रकाश ने अरबाज को जमानत दिलाने में मदद करने के एवज में शाहबाज से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी। और बात सिर्फ रिश्वत तक नहीं रुकी, कुछ धमकी भी दी गई थी। हाँ, ये भी धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं मिले तो अरबाज को चोरी के अलावा और भी कई अन्य मामलों में फंसा दिया जाएगा। इस घटनाक्रम की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार 6 फरवरी 2026 को शाहबाज सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच के पास जाता है और लिखित शिकायत दर्ज कराता है। आमतौर पर तो सरकारी कामों में देरी की शिकायत होती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ रफ्तार देखने लायक है। अगले ही दिन 7 फरवरी को सीबीआई के इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह यादव इस शिकायत का वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करते हैं। ये पता लगाया जाता है कि क्या वाकई 25,000 रुपए की मांग की गई थी। जब ये प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में देखने पर सच साबित हो जाता है, तब उसी दिन सीबीआई एक जाल यानी एक ट्रैप बिछाती है। मुझे यहाँ एक चीज खटक रही है, ये ट्रैप असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या ये वैसा ही होता है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि केमिकल लगे हुए नोट होते हैं और फिर हाथ धुलवाए जाते हैं? असल जिंदगी में भी ये प्रक्रिया लगभग वैसी ही होती है। सीबीआई अक्सर शिकायतकर्ता को कुछ नोट देती है जिन पर फिनोल्फ्थैलीन नाम का एक खास केमिकल पाउडर लगा होता है। अच्छा। ये पाउडर आम आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही कुछ स्वतंत्र गवाह भी सादे कपड़ों में वहां मौजूद रहते हैं। जैसे ही आरोपी वो पैसा लेता है और गवाह इशारा करते हैं, सीबीआई की टीम उसे पकड़ लेती है। और फिर वो हाथ धुलवाने वाला प्रोसेस? हाँ, फिर आरोपी के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए जाते हैं। अगर उसने उन नोटों को छुआ है तो घोल का रंग तुरंत गुलाबी हो जाता है। वाह! ये एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक सबूत माना जाता है। और इसी ट्रैप में आरोपी ओम प्रकाश को 15,000 रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। मतलब 25 की मांग थी, हाँ, पर 15 लेते पकड़े गए। हाँ। इसके बाद 8 फरवरी 2026 की सुबह 5:15 बजे उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोचिए, 6 तारीख को शिकायत हुई और 8 तारीख की सुबह तक हाँ, अधिकारी जेल में था। 48 घंटे के अंदर खेल खत्म। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि गिरफ्तारी के बाद धारा 185 BNSS के तहत आरोपी ओम प्रकाश के घर की तलाशी भी ली जाती है। BNSS यानी नया कानून। हाँ, सुनने वालों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि BNSS का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो हमारा नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसने पुरानी CRPC की जगह ली है। तो सीबीआई पूरी कोशिश करती है कि घर से कुछ और सबूत, बेनामी संपत्ति के कागजात या नकदी मिले। मिला कुछ, लेकिन घर की तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिलता। अब एक तरफ रंगे हाथों पकड़े जाने का सॉलिड सबूत है और दूसरी तरफ घर से कुछ ना मिलना।
इसके बाद जब मामला राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचता है तो बहस बहुत तीखी हो जाती है। कोर्टरूम के अंदर का माहौल सिर्फ धाराओं और सबूतों तक सीमित नहीं रहता, वहाँ इंसानियत और परिस्थितियों की भी बड़ी भूमिका होती है। वो कैसे? बचाव पक्ष यानी ओम प्रकाश के वकीलों ने शुरुआत ही इस बात से की कि आरोपी का पुराना सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल दस्तावेज, जिन्हें एनेक्स्चर A6 कहा गया है, वो पेश किए। बीमारी का हवाला दिया। हाँ, इनमें बताया गया कि आरोपी गंभीर आर्थराइटिस यानी गठिया का मरीज है और उसे लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत है। ये भी तर्क दिया गया कि वो अपने पूरे परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है, इसलिए उसे जेल में रखने से पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बचाव पक्ष ने एक ऐसा कार्ड खेला जो किसी भी जज को सोचने पर मजबूर कर दे। क्या था वो? उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी के 2 बेटे हैं, जिनमें से छोटे बेटे की उम्र 17 साल है। यह बच्चा 12वीं कक्षा में है और उसकी बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं। ओह! अदालत में बाकायदा उस बच्चे का एडमिट कार्ड पेश किया गया। वकीलों ने बहुत जोर देके कहा कि पिता की इस तरह अचानक और अपमानजनक गिरफ्तारी की वजह से ये किशोर गहरे डिप्रेशन में चला गया है। ये तो बहुत नाजुक स्थिति है। बिल्कुल। इस बेहद नाजुक समय में जब बच्चे का पूरा करियर दांव पर है, एक पिता का उसके साथ होना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। ये एक बहुत ही क्लासिक और प्रभावशाली दलील है। अदालतों को अक्सर राज्य के अधिकारों और आरोपी के परिवार के मानव अधिकारों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। सही बात है। एक 17 साल के बच्चे का भविष्य, जिसका इस कथित अपराध से कोई लेना देना नहीं है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बचाव पक्ष सिर्फ भावनाओं पर नहीं रुका। उन्होंने कुछ कानूनी दांव भी चला। हाँ, उन्होंने अपना सबसे बड़ा कानूनी दांव चला, झूठे आरोप यानी फॉल्स इम्प्लीकेशन का तर्क। उनका कहना था कि क्योंकि ओम प्रकाश उसी मामले में जांच अधिकारी था जिसमें शिकायतकर्ता शाहबाज का भाई अरबाज जेल में बंद है, तो ये बहुत मुमकिन है कि शाहबाज ने अपने भाई को बचाने या पुलिस पर दबाव बनाने के लिए ये पूरी साजिश रची हो। तर्क तो सुनने में काफी तार्किक भी लगता है। बिल्कुल लगता है। ये तो रही बचाव पक्ष की बात, लेकिन सीबीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सीबीआई के वकीलों ने अदालत को साफ साफ याद दिलाया कि आरोपी को रंगे हाथों स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पकड़ा गया है। ये कोई हवाई आरोप नहीं है। सीबीआई की दलील बहुत सख्त थी। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई आम आदमी नहीं है, वो एक प्रभावशाली पुलिस अधिकारी है। उसे कानून की पेचीदगियों का पता है और ये भी पता है कि केस कैसे कमजोर किया जाता है। मामला भी अपने शुरुआती जांच के चरण में है। अगर ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को जमानत पर बाहर छोड़ दिया गया तो वो शिकायतकर्ता और गवाहों को डरा धमका सकता है। वो पुलिस विभाग में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके सबूतों को नष्ट कर सकता है। जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। बताइए। अगर उस अधिकारी को पहले ही उसके विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया जा चुका है तो वो गवाहों को कैसे डराएगा? उसके पास तो वर्दी की कोई पावर ही नहीं बची है ना। सीबीआई का ये डर कितना जायज है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। कागज पर भले ही वो सस्पेंड हो गया हो, लेकिन पुलिस विभाग में ब्रदरहुड या भाईचारा बहुत गहराई तक काम करता है। अच्छा, नेटवर्क वाला मामला है। हाँ, एक सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी के पास अब भी उसी थाने में बैठे अपने पुराने साथियों का एक्सेस होता है। वो उन पुलिस कर्मियों के जरिए गवाहों पर दबाव बनवा सकता है या केस डायरी में बदलाव करवा सकता है। समझ गया। इसीलिए सीबीआई का ये तर्क कानूनी रूप से बहुत वजनदार माना जाता है कि निलंबन के बावजूद पुलिस अधिकारी का प्रभाव खत्म नहीं होता। तो अब जज के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ एक बीमार पिता है जिसके बेटे की बोर्ड परीक्षा है और जो कह रहा है कि उसे फंसाया गया है, और दूसरी तरफ सीबीआई है जिसके पास ट्रैप का सबूत है और जो कह रही है कि बाहर आते ही ये आदमी जांच को तबाह कर देगा। ऐसे में जज फैसला करते कैसे हैं? क्या वो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हमें ये समझना होगा कि जज कभी भी सिर्फ अपनी अंतरात्मा या भावनाओं के आधार पर हवा में फैसले नहीं लेते। वे कानूनी सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मिसालों यानी प्रेसिडेंट्स से बंधे होते हैं। कोई खास प्रेसिडेंट? हाँ, इस आदेश में भी जज गगनदीप सिंह ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया है। पी चिदम्बरम बनाम सीबीआई 2019 का मामला। चिदम्बरम, ये तो बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था जिसमें पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उस हाई प्रोफाइल केस का इस एक एएसआई की जमानत से क्या लेना देना है? लेना देना उस सिद्धांत से है जो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्थापित किया था। जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाता है तो वो पूरे देश की निचली अदालतों के लिए एक कानून या रूल बुक बन जाता है। चिदम्बरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने या न देने के लिए एक ट्रिपल टेस्ट यानी तिहरे परीक्षण का सिद्धांत साफ तौर पर परिभाषित किया था। ट्रिपल टेस्ट? हाँ, अदालतें जमानत को एक मिनी ट्रायल या छोटा मुकदमा नहीं मान सकती जहां ये तय किया जाए कि इंसान दोषी है या निर्दोष।
जमानत की सुनवाई सिर्फ ये भविष्यवाणी करने के बारे में है कि अगर इस आदमी को बाहर निकाला गया तो क्या होगा। तो ये ट्रिपल टेस्ट असल में है क्या? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बहुत आसान है। किसी भी आरोपी को जमानत देने से पहले अदालत को मुख्य रूप से 3 चीजें टेस्ट करनी होती हैं। पहला, भागने का जोखिम या फ्लाइट रिस्क। मतलब क्या वो देश छोड़ देगा? बिल्कुल। क्या आरोपी इतना अमीर या प्रभावशाली है कि वो जमानत मिलते ही देश छोड़कर भाग जाएगा? दूसरा, गवाहों को प्रभावित करना या सबूतों से छेड़छाड़ का डर। वही जो सीबीआई कह रही थी। सही। क्या वो बाहर आकर जांच को बर्बाद कर देगा? और तीसरा, आरोपों की प्रकृति और सजा की गंभीरता। क्या अपराध इतना जघन्य है, जैसे कि हत्या या आतंकवाद, कि उसे बाहर छोड़ना समाज के लिए सीधा खतरा है? तो ये 3 चीजें देखनी होती हैं। हाँ, इस ट्रिपल टेस्ट के साथ साथ हमारी न्याय प्रणाली का एक बहुत ही बुनियादी उसूल काम करता है। जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। अंग्रेजी में कहें तो बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बहुत खूब। जब तक बहुत ठोस कारण ना हो, आप किसी की आजादी को लंबे समय तक छीन कर नहीं रख सकते। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जज गगनदीप सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बैठे बैठे इन भारी भरकम सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों को ओम प्रकाश के मामले में कैसे लागू किया? जज का विश्लेषण बहुत ही सर्जिकल और तार्किक था। उन्होंने हर एक दलील को कसौटी पर कसा। शुरुआत कहां से की? सबसे पहले उन्होंने बचाव पक्ष की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ओम प्रकाश को झूठे मामले में फंसाया गया है। मतलब फॉल्स इम्प्लीकेशन वाली बात। हाँ, जज ने स्पष्ट किया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले 7 फरवरी को शिकायत का बाकायदा सत्यापन किया था। वेरिफिकेशन हो चुका था। बिल्कुल। इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट मौजूद थी। इसका मतलब है कि ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी। इसलिए इस शुरुआती स्तर पर यह मान लेना कि मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत है, कानून की नजरों में सही नहीं होगा। इसका मतलब जज ने सीबीआई की बात मान ली। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जज ने माना कि एक लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट द्वारा भ्रष्टाचार करना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये तो है। एक पुलिस अधिकारी जिसे हमने और आपने अपनी सुरक्षा के लिए वर्दी और ताकत दी है, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए और रिश्वत मांगने लगे तो इसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आम जनता का कानून के शासन से विश्वास उठ जाता है। सही बात है। जज ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा कि आरोप निस्संदेह बहुत गंभीर हैं, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अदालत ने कहा कि सिर्फ आरोप की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति की जमानत याचिका को अनिश्चित काल के लिए खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहीं पर वो ट्रिपल टेस्ट काम आता है। बिल्कुल सही। तो चलिए हम भी जज की तरह उस ट्रिपल टेस्ट को ओम प्रकाश पर लागू करके देखते हैं। पहला टेस्ट, भागने का जोखिम या फ्लाइट रिस्क। जज ने रिकॉर्ड देखा और पाया कि ओम प्रकाश कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं है जिसके पास विदेश भागने के संसाधन हो। वो दिल्ली का ही स्थायी निवासी है। उसका पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे यहीं रहते हैं। समाज में उसकी जड़ें गहरी हैं, इसलिए उसके कानून की प्रक्रिया से भाग जाने का कोई यथार्थवादी खतरा नहीं है। तो पहला टेस्ट पास। हाँ, अब दूसरा टेस्ट जो सबसे पेचीदा था, सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करना। सीबीआई तो लगातार यही कह रही थी कि वो पुलिस वाला है, बाहर आते ही गवाहों को धमकाएगा। आपने भी कहा कि सस्पेंड होने के बाद भी उनका नेटवर्क काम करता है। फिर जज ने इसे कैसे देखा? अदालत ने इस डर को समझा, लेकिन इसे एक व्यवहारिक नजरिए से तौला। अदालत ने कहा कि हाँ, वो पुलिस अधिकारी है और पहले जांच अधिकारी भी था, लेकिन अब उसे आधिकारिक रूप से निलंबित किया जा चुका है। तो पावर छीन गई? हाँ, वो अब उस थाने में बैठकर फाइलें नहीं मंगा सकता। और सबसे बड़ी बात, सीबीआई ने खुद अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया था कि इस मामले की जांच अब लगभग पूरी हो चुकी है। मतलब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल। ट्रैप की कार्रवाई हो चुकी है, पैसे बरामद हो चुके हैं, घर की तलाशी हो चुकी है। अब सिर्फ कुछ कागजी कार्रवाई और वॉइस सैंपल का मिलान बाकी है। तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब सीबीआई के पास इकट्ठा करने के लिए कोई बड़ा सबूत बचा ही नहीं है, तो वो बाहर आकर मिटाएगा क्या? एकदम सटीक। अदालत ने कहा कि जब जांच लगभग पूरी हो ही चुकी है, तो इस आदमी को आगे जेल में सड़ाने से जांच को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। और गवाहों का क्या? जहां तक गवाहों को डराने की बात है, तो इसके लिए अदालत उस पर जमानत की कड़ी शर्तें लगा सकती है। अगर वो शर्तें तोड़ेगा तो उसे वापस जेल में डाल दिया जाएगा। और तीसरा टेस्ट, अपराध की गंभीरता। बेशक भ्रष्टाचार गंभीर है, लेकिन ये कोई हत्या या देशद्रोह का मामला नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो। सही कहा। तो इन तमाम तर्कों को तौलने के बाद, ट्रिपल टेस्ट पर खरा उतरने के बाद अदालत का हथौड़ा किस तरफ गिरा? अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। जमानत मंजूर। जज गगनदीप सिंह ने ओम प्रकाश को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के आधार पर नियमित जमानत दे दी। जरा इन दो कानूनी शब्दों को भी सुलझा लेते हैं।
ये निजी मुचलका और जमानती क्या होता है? निजी मुचलका या पर्सनल बॉन्ड आरोपी का अदालत से किया गया एक लिखित वादा होता है। ओम प्रकाश ने लिख कर दिया है कि अगर मैं जमानत की शर्तें तोड़ूंगा या भागूंगा तो मुझे 50,000 रुपए अदालत को चुकाने होंगे। और जमानती या श्योरिटी का मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त, अदालत में आकर अपनी संपत्ति या फिक्स डिपॉजिट के कागजात दिखाता है। एक तरह से गारंटी लेता है। हाँ, वो गारंटी लेता है कि मैं ओम प्रकाश की जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर ये भागा तो आप मेरे 50,000 रुपए जब्त कर लेना। ये अदालत का खुद को सुरक्षित करने का एक तरीका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। लेकिन सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अदालत से मिली ये आजादी कोई खुली छूट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जमानत के आदेश के साथ कुछ बहुत ही सख्त शर्तें नत्थी की गई थी। अदालतें बहुत सतर्क होती हैं, इस मामले में भी कड़ी शर्तें रखी गईं। पहली और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी सरकारी गवाह से संपर्क नहीं करेगा। और शिकायतकर्ता से? वह शिकायतकर्ता शाहबाज या उसके परिवार के किसी भी सदस्य से इस पूरे केस के दौरान बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर उसने गलती से भी उन्हें फोन किया तो उसकी जमानत उसी दिन रद्द हो सकती है। इसके साथ ही कुछ सामान्य लेकिन जरूरी शर्तें भी थीं, जैसे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वो देश नहीं छोड़ सकता। अगर वो अपना घर बदलता है तो उसे नया पता तुरंत अदालत को सूचित करना होगा। और जांच में सहयोग? हाँ, जब भी जांच अधिकारी को जरूरत होगी उसे जांच में सहयोग करने के लिए हाजिर होना पड़ेगा। और आदेश के बिल्कुल अंत में अदालत ने एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी चेतावनी दी है कि इस आदेश का मामले के अंतिम गुण दोष यानी मेरिट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कानूनी दृष्टिकोण से एक बहुत ही अहम लाइन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जमानत मिलने का अर्थ ये कतई नहीं है कि ओम प्रकाश को क्लीन चिट मिल गई है या वो निर्दोष साबित हो गया है।